एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी को पिछला लेक्चर हमारा समझ में आया होगा, जहां पे हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म है किसके, फाइटोक्रोम के। हमने वहां पे क्या देखा था, एट द सेलुलर लेवल किस तरह से मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स यूजुअली फाइटोक्रोम के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। हमने वहां पे अभी तक हमने सिर्फ यही बात की थी कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के की कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। हमने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स एंड हमने इनहिबिटर्स के बारे में देखा था। अब चलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली सेल में किस तरह से काम हो रहा है डायग्राम्स के थ्रू। वहां पे हमने देखा था पिछले लेक्चर में स्कीमेटिक जस्ट हमने फ्लो चार्ट दिया था, है ना। आज हम सेल पे किस तरह से काम होता है वो देखते हैं, ठीक। डार्क कंडीशन का, तो इन डार्क कंडीशन क्या हो रहा है, डार्क कंडीशन है ना, कंडीशन हमारी डार्क की है। सपोज ये एक सेल है, ये एक सेल हम बना देते हैं ऐसे, ओके। तो आप इसे एक सेल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। अब हो क्या रहा है, देखिए जब कंडीशन डार्क है ना उस समय क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस बना देते हैं यहाँ पे, इस सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस, ओके। ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। अब देखिए कंडीशन क्या हो रही है, ठीक। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ओके। चलिए ये फाइन, दैट्स फाइन। तो अभी कौन सा फॉर्म एक्टिव है, ये हमारा साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म बोल दे, ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक। कंडीशन क्या है, डार्क की कंडीशन है। तो हमने क्या बोला था, डार्क में कौन सा फॉर्म एक्टिव होता है, फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो वहां पे हमने बोला था कि पीआर फॉर्म जो होता है, पीआर फॉर्म जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक। फाइटोक्रोम का बेसिकली पीआर फॉर्म एक्टिव होता है। तो अब हो क्या रहा है, कॉप1 जो होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कॉप1। ये साइटोसोल से क्या होता है, पीआर फॉर्म जब एक्टिव रहेगा तो कॉप1 क्या होगा, साइटोसोल में जो प्रेजेंट रहता है यूजुअली ये कहां पे आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। कॉप1 जो है माइग्रेट करके न्यूक्लियस में आ जाता है, क्लियर। कॉप1 न्यूक्लियस में आ गए, ये कंडीशन डार्क की है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस, क्लियर। कॉप1 यहां पे आ गया, न्यूक्लियस में आ गया। अब होता क्या है कि कॉप1 न्यूक्लियस में आने के बाद यहाँ पे किसका दोस्त होता है, कॉप1 का दोस्त होता है, कौन होता है, spa1, spa1, क्लियर। कॉप1 के साथ कौन होता है, spa1। कॉप1 जैसे ही न्यूक्लियस में आएगा अपने दोस्त को ढूंढेगा, भाई कहाँ है मेरा दोस्त, कहाँ है मेरा दोस्त। तो ये अपने दोस्त के साथ भाई मिलके बॉन्ड बना दिया। अब जब ये बॉन्ड बना दिए तो spa1 जो होता है, spa1 जो होता है, ये इनहैंसर का काम करता है। हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था, क्या काम कर रहा है ये, इनहैंसर का काम कर रहा है ना, इनहैंसर का काम कर रहा है। अब कॉप1 की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो अब कॉप1 क्या करेगा, कॉप1 क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है, हमने ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के बारे में बात की थी, कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, HY5 है ना, LAF1, HFR1, ये तीनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है, एम आई राइट। पिछले लेक्चर में हमने यही देखा, ये तीन के तीन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं। तो इन तीनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को कौन, कॉप1 जो है वो डाउन रेगुलेट कर देगा। कैसे करेगा डाउन रेगुलेट, हमने इसके बारे में बात किया था कि होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इधर की तरफ इंडिकेट करो, ऊपर की तरफ करते हैं, हमें थोड़ी और स्पेस मिलेगी, है ना। क्या होता है, इसके ऊपर 26 का टैग लग जाता है, 26s यूबिक्विटिन टैग लग जाता है। हमने देखा था 26s यूबिक्विटिन टैग क्या होते हैं। तो जब ये 26s यूबिक्विटिन टैग लग गया तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा 26s वो है यूबिक्विटिन टैग, ठीक है, 26s यूबिक्विटिन टैग है, ठीक। तो जब ये लग गया तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या बनते रहेंगे, लेकिन बनने के बाद इनका साथ ही साथ क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन होते जाएगा। तो ये अपनी जीन्स के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ये तो हो रहा है, एक कंडीशन ये है।
इसी के साथ साथ एक और कंडीशन रहती है, ये तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकने के लिए हो गया। ये जो कंडीशन है ये क्या हो रही है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को नहीं होने दे रही है। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस इनिशिएट नहीं हुआ है। तो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पे एक और फैक्टर होता है PIF1। PIF1 हमने देखा था, है ना। PIF1 क्या करता है, PIF1 क्या करता है, इसके दो फंक्शन है। एक तो ये क्या करता है, PIF इंड्यूस जीन्स, PIF इंड्यूस जीन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक। PIF इंड्यूस जीन्स को एक्टिवेट करता है। जब PIF इंड्यूस जीन्स एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपका सीधे स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देंगे, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये एक तरफ से तो क्या PIF1 क्या कर रहा है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करा रहा है। दूसरी तरफ ये क्या करता है, एट द सेम टाइम नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है। किसको नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उनको, है ना। फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जीन्स जो है उनको ये क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। एरो कभी गलत मत कीजिएगा, एरो अगर इस तरह से हो रहा है तो वो सप्रेसर का है, ओके। एरो अगर इस तरह से जा रहा है तो वो अपस्ट्रीम कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। और अगर एरो इस तरह से लगा है तो वो सप्रेस कर रहा है। क्लियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एरो इस तरह से लगाया, यहाँ पे भी सप्रेस का। तो ये क्या कर रहा है, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उनको सप्रेस कर रहे हैं। अब जब ये सप्रेस कर रहे हैं तो भाई ट्रांसक्रिप्शनल लेवल तो होगा ही नहीं ना, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस इस तरह से रुकी रहेगी। क्लियर हो गया। आई थिंक अब आपको और समझ में आ गया होगा कि डार्क के कंडीशन में क्या होती है, ठीक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। हमने क्या बोला, जब डार्क की कंडीशन है तो वहां पे क्या हो रहा है, PR फॉर्म जो है एक्टिव फॉर्म में, कॉप1 क्या होता है, साइटोसोल से यहाँ न्यूक्लियस में आ जाता है। न्यूक्लियस में आते ही क्या, इसका एक दोस्त होता है spa1 या SPA1, इसके साथ ये जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कॉप1 SPA1 कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉप1 SPA1 कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो फिर क्या होगा, इसकी कॉप1 की एक्टिविटी इनहेंस हो जाएगी। कॉप1 की एक्टिविटी इनहेंस होने से ये क्या करेगा, जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स है फोटोमॉर्फोजेनेसिस के, उनको डाउनस्ट्रीम कर देगा। कैसे, उनका यूबिक्विटिनेशन करा देगा। एट द सेम टाइम क्या होगा, PIF के जो जीन्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, PIF इंड्यूस जीन्स को एक्टिव करते हैं, जो कि स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है। तो इस तरह से क्या स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस हो रही है। एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, PIF1 जो है ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उसको भी इनहिबिट कर दे रहा है, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस हमारी रुक जा रही है। तो आई होप कि आपको स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस का केस समझ में आ गया होगा कि डार्क कंडीशन में क्या होता है। ओके, तो ये हमने क्या देखा, अभी डार्क की कंडीशन देखी, ठीक। एंड आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब इसका अगला पोर्शन देखते हैं कि अगर ये कंडीशन लाइट में होती तब क्या होता है ना। बेसिकली अगर ये चीजें लाइट में चलती तब क्या होता, ठीक। तो मैं इसे फिर से इरेज कर देता हूँ, इरेज करके आपको फिर से एक दिखाता हूँ। बट उससे पहले चलिए मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, ठीक है। फटाफट एक समरी दे देता हूँ, एग्जैक्टली होगा क्या, देन हम इसे फिर से ड्रॉ करके देखेंगे कि हाँ किस तरह से एग्जैक्टली ये वर्कआउट करता है, ठीक। तो होगा क्या, अगर कंडीशन चेंज कर दे, चलिए कंडीशन चेंज करते हैं फटाफट। यहाँ पे कंडीशन थी डार्क की, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई लाइट की। कंडीशन किसकी आ गई, लाइट की। यानी कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो है अब वो होगा। भाई होगा तो कैसे होगा, कॉप1 प्रेजेंट है। अब कॉप1 हमें पता है इनहिबिटर है, हटा देते हैं कॉप1 को, क्या करना, ठीक। सारी चीजें सेम है। जब कंडीशन ये क्या हो रही है, लाइट में आ गई है, तो हमने क्या देखा था, वहां से PR से PFR फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब ये पहले यहाँ पे PR फॉर्म एक्टिव था, अब कौन सा फॉर्म एक्टिव हो गया, PFR फॉर्म एक्टिव हो गया, है ना। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म एक्टिव हो गया, PFR फॉर्म एक्टिव हो गया। PFR फॉर्म एक्टिव होता है कैसे, C टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन होता है, C टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन होता है। बताया था ना आपको कि N टर्मिनल होते हैं, C टर्मिनल होते हैं PR PFR फॉर्म में, और जब ये C टर्मिनल पे जाता है तो फिर क्या, C टर्मिनल पे फॉस्फोराइलेशन होता है तो एक्टिव हो जाता है। देन इसके बाद क्या होगा, ये एक्टिव PFR फॉर्म कहाँ पे चला जाएगा,
अब ये पीएफआर फॉर्म एक्टिव होके ये न्यूक्लियस में आता है। ये कहाँ आ गया? न्यूक्लियस में आ गया। क्लियर? ये कहाँ पे आ चुका है? पीएफआर फॉर्म न्यूक्लियस में आ चुका है। भाई पीएफआर फॉर्म ऐसा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और सबकी बैंड बजाने के लिए काफी है, सबकी बैंड बजाने के लिए काफी है। ठीक, मूव इनटू न्यूक्लियस लिख सकते हैं इसको हम, मूव इनटू न्यूक्लियस, और यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ एरो एज वेल। अब होगा क्या? पीएफआर फॉर्म जैसे ही यहाँ पे आता है, कहाँ पे? न्यूक्लियस में। पीएफआर फॉर्म फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, लेट मी ड्रा इट वंस अगेन। पीएफआर फॉर्म फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होके यहाँ पे आता है। देन होगा क्या? सबसे पहले इसका फॉस्फोराइलेशन हटाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉस्फोराइलेशन हटाया जाता है और ये स्टेबल एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल एक्टिव फॉर्म में बन जाता है। इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाएगी। क्लियर? तो ये पीएफआर फॉर्म एक्टिव हो गया, अब ये स्टेबल फॉर्म हो गया। ठीक, पीएफआर फॉर्म स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल पीएफआर फॉर्म, ये स्टेबल पीएफआर फॉर्म क्या करेगा? कॉप1 स्पा1 कॉम्प्लेक्स के साथ जाके जुड़ जाएगा। पीएफआर फॉर्म एक्टिव होने के बाद क्या करेगा? ये स्टेबल पीएफआर फॉर्म स्पा और कॉप1 के साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जुड़ेगा, ठीक है, अब चलिए आते हैं हमारे रियल मैकेनिज्म पे। जैसे ही ये इससे जुड़ेगा, ठीक, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका कॉप1 स्पा1 का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये डिसोसिएट हो जाएगा। क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर? और होगा क्या? कॉप1 जो है, कॉप1 रिलीज हो जाएगा। ठीक, कॉप1 क्या हुआ? निकल गया। जैसे ही ये इससे जुड़ा, स्टेबल पीएफआर फॉर्म इससे जुड़ेगा, तो कॉप1 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये वापस से न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक, वापस से क्या होगा? कॉप1 न्यूक्लियस में चला जाएगा। क्लियर? स्पा1 को पीएफआर के थ्रू पकड़ लिया जाएगा। अब होगा क्या? जब कॉप1 निकल गया तो आपके हाई-फाई है ना, फिर HFR1, फिर LAF1, LAF1, ये तीनों के तीनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ये अब फ्री हो चुके हैं। ये तीनों के तीनों ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स अब क्या हो चुके हैं? फ्री हो चुके हैं। क्लियर? तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ से। ओके, हाँ ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब ये पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है। क्लियर? अब ये सब फ्री हो चुके हैं, तब ये क्या होगा? ये डीएनए पे जाएंगे, ये डीएनए पे जाएंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराएंगे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। एट द सेम टाइम एक और चीज हो रही है। अभी तक तो हमने सिर्फ कॉप1 का काम किया है, कॉप1 अपनी जगह छोड़ के निकल गया है। अभी हमारे पास एक और चीज बची है। अगर आप याद कीजिए तो यहाँ पे पीआईएफ था, एक हमारे पास पीआईएफ भी था ना। पीआईएफ क्या कर रहा था? फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स थे उनको रोक के रखा हुआ था। तो एट द सेम टाइम पीएफआर क्या कर रहा है? पीएफआर एक तरफ से तो इधर बाइंड कर रहा है कॉप1 स्पा1 कॉम्प्लेक्स के साथ, एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है? ये PIF1 के भी साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, PIF1 के भी साथ ये बाइंड करता है। ठीक, PIF1 के भी साथ ये बाइंड करता है, और जैसे ही ये इसके साथ बाइंड करता है तो ये इसको भी नेगेटिव रेगुलेट करता है। ठीक है, ये इसको भी नेगेटिव रेगुलेट करता है। ठीक, नेगेटिव रेगुलेटर में क्या करेगा? ये इसके ऊपर टैग लगा देगा। अब यूबिक्विटिन टैग लगाने की बारी इसके ऊपर है, PIF के ऊपर है। तो PIF के ऊपर यूबिक्विटिन टैग लग जाएगा तो इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इनका डिग्रेडेशन हो गया, और जब ये डिग्रेड हो चुके हैं तो भाई अब जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के जो जीन्स है उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो साफ बात है फोटोमॉर्फोजेनेसिस आराम से होगी। तो दो केस यहाँ पे भी हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या होता है? जब लाइट पड़ती है तो पीआर से पीएफआर फॉर्म में कन्वर्जन होता है। पीएफआर फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, ये पीएफआर फॉर्म जो होगा एक्टिव होके न्यूक्लियस में आ जाएगा। न्यूक्लियस में आने के बाद जो कॉप1 स्पा1 का जो कॉम्प्लेक्स था उसके साथ जाके जुड़ेगा।
जैसे उसके साथ जाके जुड़ेगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होने के बाद क्या होगा, कॉप1 वापस से चला जाएगा। निकल भाई, पहली फुर्सत में निकल, कॉप1 निकल गया, कॉप1 पहली फुर्सत में निकल गया, फिर क्या हुआ, स्पा1 को पकड़ लिया गया। अब स्पा1 कुछ नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम क्या हो रहा था, पीआईएफ पाए जा रहे थे, पीआईएफ पाए जा रहे थे, तब पीआईएफ के ऊपर भी ये यूबिक्विटिन टैग लगा दिया। पीआईएफ के ऊपर यूबिक्विटिन टैग लगने से इनका डिग्रेडेशन हो गया। तो ऐसे जीन्स जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इंड्यूस कर रहे थे उनको अब कोई रोक नहीं पाएगा, तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगी। एट द सेम टाइम जब कॉप1 चला गया तो ये सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स फ्री हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, डीएनए पे जाके जो इनका काम है, जहां पे इनको बाइंड करना है वहां पे जाके बाइंड करेंगे और फोटोमॉर्फोजेनेसिस देंगे। तो आई होप कि आपको लाइट और डार्क का ये एक्शन ऑफ मैकेनिज्म जो फाइटोक्रोम का है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनके फंक्शन देखते हैं, कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, देन हम हमारे अगले रिसेप्टर की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है क्रिप्टोकॉम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।